हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका टॉपिक मैक्रो इवोल्यूशन एंड माइक्रो इवोल्यूशन। तो देखिए, जैसा कि हम पिछले कुछ टॉपिक से वीडियो से इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इवोल्यूशन बिल्कुल डीप में जाके ना हम बस एक सिंपल कहें तो क्या है, एक ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन है, ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे होने वाला एक ऐसा चेंज है जो बढ़ते बढ़ते एक बहुत लंबे समय के बाद क्या हो जाता है, एक नए स्पीशीज़ को जन्म देता है, नए कैरेक्टर को जन्म देता है। तो जो पॉपुलेशन की सॉरी इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इवोल्यूशन कभी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक किसी इंसान का या फिर किसी एक जानवर का नहीं होता है। ठीक ठीक, अगर हम प्लांट्स के सेंस में भी बात करें तो किसी एक प्लांट का नहीं होगा। इवोल्यूशन पूरा एक पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन का होता है तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हम इवोल्यूशन की जो बेसिक यूनिट है वो पॉपुलेशन है। जैसे ह्यूमंस हैं, तो सिर्फ किसी एक इकलौते ह्यूमन का इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, या फिर कोई बर्ड है तो बस एक इकलौती बर्ड का इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है। इवोल्यूशन होगा तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन का इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होगा बर्ड का तो पूरा जो बर्ड पॉपुलेशन है उसका इवोल्यूशन होगा। ठीक, तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एरिया में, सेम एरिया में रहने वाले जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉपुलेशन होती है। जैसे कोई लोकेलिटी है, यहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं कई सारे, तो ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। यहीं पे कुत्ते रहते हैं, यहाँ पे डॉग्स हैं, तो ये डॉग की पॉपुलेशन है। यहीं पे क्या होती है, बिल्लियाँ भी रहती हैं। ठीक, तो ये बिल्लियों की पॉपुलेशन है। तो क्या है पॉपुलेशन की डेफिनेशन? किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, सेम एरिया में जब सेम तरह की स्पीशीज, एक कैट्स की स्पीशीज रह रही है, एक सेम तरह की स्पीशीज डॉग्स की स्पीशीज है, और ये ह्यूमंस है, एक ह्यूमन एक तरह की स्पीशीज जब साथ में एक साथ रहते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक, पॉपुलेशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक एरिया में, एक सेम एरिया में जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। तो इवोल्यूशन किसका होता है? पॉपुलेशन का होता है। देखिए, इवोल्यूशन का बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि इवोल्यूशन जेनेटिक चेंज की वजह से होगा। जीन्स में कुछ म्यूटेशन आएगी, हम पढ़ते हुए आए हैं कि म्यूटेशन वेरिएशन की वजह से ही आफ्टर ऑल क्या होना है, इवोल्यूशन होना है। तो जीन लेवल पे इवोल्यूशन होगा, जीन लेवल पे चेंज आएंगी। तो वो जीन लेवल पे जो चेंज आएंगी ना, वो क्या होगा, वो पूरे पॉपुलेशन में आएंगी, पूरा ये पॉपुलेशन में आएगा चेंज, उसके उससे इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन, यही पहली पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि इवोल्यूशन अकर्स एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। इवोल्यूशन पॉपुलेशन के लेवल पे होता है, इवोल्यूशन कभी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है। ठीक, अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन है कि a population consists of organism of the same species that live in the same area। population क्या है? सेम स्पीशीज है, रहती है एक एरिया में, सेम एरिया में, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के टर्म्स में द पॉपुलेशन इज अज्यूम टू बी अ रिलेटिवली क्लोज ग्रुप। पॉपुलेशन को जब हम इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पॉपुलेशन को एक बहुत ही क्लोज ग्रुप के तौर पे देखा जाता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट मेटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन विद और विद इन द पॉपुलेशन। और इसका मतलब क्या है, जब हम पॉपुलेशन को एक क्लोज ग्रुप के तौर पे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मीटिंग होगी वो उस पॉपुलेशन के बीच में ही होगी। ह्यूमंस की पॉपुलेशन है तो ह्यूमंस के बीच में मीटिंग होती है, डॉग्स की पॉपुलेशन है तो क्या है, डॉग्स के बीच में मीटिंग होगी। ठीक, तो अब हम आते हैं जो हमारा माइक्रो इवोल्यूशन है। तो माइक्रो इवोल्यूशन का क्या होता है? जब इवोल्यूशन जब होता है ना, तो देखिए इवोल्यूशन होने में कई सालों लग जाते हैं। इवोल्यूशन का रिजल्ट हमें देखने में, मतलब देखिए, यहाँ से सबसे एग्जांपल के लिए कि अब इवोल्यूशन हो रहा है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ चीज़ में धीरे धीरे चेंज हो रही है। यहाँ पे 50 सालों बाद हमें एक चेंज दिखाई दिया, मान लीजिए हमें एक नई स्पीशीज बनी हुई दिखाई दी, तो हमें इवोल्यूशन हो रहा था लेकिन हमें दिखाई यहाँ पे दिया 50 सालों बाद। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, तो हमने जो देखना है माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में, तो वो क्या है, जब इवोल्यूशनरी चेंज होता है और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम पे होता है, एक पॉपुलेशन के अंदर शॉर्ट टाइम पे होता है, तो वो हम उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। और पॉपुलेशन के बाद आप ध्यान से देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं माइक्रो इवोल्यूशन की, तो ये देखिए, इवोल्यूशनरी चेंज that occurs over relatively short period of time within population is called micro evolution। एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ही कम टाइम में कोई इवोल्यूशनरी चेंज हो जाए, कोई चेंज हो जाए, कोई नई कह दीजिए कि स्पीशीज बन जाए, तो उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। आप इसमें एक और वर्ड पढ़ेंगे कि क्या होता है ये,
स्पीसीज लेवल तक की जो इवोल्यूशन होती है उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं या उसे माइक्रो इवोल्यूशन में पढ़ा जाता है। तो देखिए कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ सकते हैं अगर आपने पॉपुलेशन का मतलब अच्छे से समझा है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन सेम तरह की स्पीशीज जब साथ में रह रहे हैं एक जगह पे तो वो एक पॉपुलेशन कह दी जाती है। और हम कह रहे हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या होती है। माइक्रो इवोल्यूशन जब एक शॉर्ट पीरियड में एक पॉपुलेशन के अंदर कोई इवोल्यूशनरी चेंज हो जाए तो उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा। तो इसको एक और शब्द में ऐसे कहा जाता है कि जब स्पीशीज लेवल तक की इवोल्यूशन होती है वो माइक्रो इवोल्यूशन के अंदर आती है। ठीक। अब देखिए माइक्रो इवोल्यूशन की एक और डेफिनेशन है कि माइक्रो इवोल्यूशन रिफर्स टू द चेंज इन द एलील और जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही इसका की वर्ड है। ठीक। और विद इन पॉपुलेशन या फिर किस क्या विद इन स्पीशीज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विद इन स्पीशी। ठीक। तो ये वाली हम बात कर रहे थे जो डेफिनेशन है। पर इसको अलग कलर में ठीक। अब देखिए तो माइक्रो इवोल्यूशन को क्या कहते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन रिफर्स टू द चेंज इन द एलील और जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉपुलेशन के अंदर एक शॉर्ट पीरियड में बहुत ही कम टाइम में जब एलील या फिर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब एलील क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं जीन होता है। जीन है, मान लीजिए हाइट है तो हाइट के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक। हाइट के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा तो इस जीन के ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। मतलब ये एक एच हो गया, हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो एच था, तो इसका अलग एक और फॉर्म होगा एच, स्मॉल एच। तो ये वाला डोमिनेंट होता है और ये वाला रिसेसिव होता है। तो ये जो दोनों है ना इसे हम कहते हैं अलील। जो स्मॉल एच है और कैपिटल एच है जो जीन है, हाइट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम एच कह रहे हैं। अब वो हाइट का जो जीन है जो एच है ना उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, वो कैपिटल एच हो सकता है, वो एक स्मॉल एच हो सकता है। कैपिटल वाले को हम डोमिनेंट कहते हैं और उसको रिसेसिव कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसको एलील कहा जाता है। एलील का क्या होता है डेफिनेशन की, स्लाइटली वेरियस फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन के जो थोड़े बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसको हम एलील कहते हैं। तो ये दोनों एलील हुए। और अब जब ये एलील आपस में मिलते हैं, जैसे एच था और एच, हाइट के लिए दो एलील रिस्पॉन्सिबल है, दो एलील हैं हाइट के ना। तो जब ये जीन एलील आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे ये किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरह के हमारे पास एलील हैं, एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है। हमारे पास एक हाइट का जीन है तो उसके दो एलील है। ठीक। तो ये किस तरीके से कंबाइन कर सकता है, एक तो एच एच हो सकता है, एक एच एच हो सकता है और ये स्मॉल एच स्मॉल एच। तो ये डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट रिसेसिव है, ये होमोजाइगस है रिसेसिव। ठीक। तो क्या है, अब ये जो चीज हमारे पास आई है ना इससे हम कहते हैं जीनोटाइप। ये है अलील और जब अलील आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं जीनोटाइप। ठीक। जब अलील आपस में कंबाइन करते हैं तो वो जीनोटाइप बनाते हैं। तो आई होप अलील और जीनोटाइप का जो मतलब है वो आपको समझ में आया होगा। तो हम थे माइक्रो इवोल्यूशन पे। तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या कहता है, जब किसी पॉपुलेशन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब अलील या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसे उस इवोल्यूशन को माइक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। अब देखिए अलील और जीन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी कि मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है और इसमें मान लीजिए हम सिर्फ ह्यूमंस की पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पे ह्यूमंस हैं। ठीक। स्पीशी है। ठीक। ये ह्यूमंस है। तो इस ह्यूमन होंगे तो इनके पास हर तरह का जो जीन है। ठीक। हाइट के लिए कोई जीन होगा, देन स्किन कलर के लिए कोई जीन होगा, फिर क्या होगा हेयर कलर के लिए कोई जीन होगा। ठीक। इस तरह से करके हर तरह का जीन होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि हर
ज़्यादा यहाँ पे है, देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए यहाँ से 20 लोग चले गए, ठीक, यहाँ पे पहले 80 लोग थे, यहाँ से 20 लोग चले गए, माइग्रेट कर गए, तो अब यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। पहले यहाँ पे 80 थी, बस एग्जांपल के लिए कि 80 एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि 80 यहाँ पे ह्यूमन थे, ह्यूमन से लोग थे, इंडिविजुअल थे। अब यहाँ पे 20 चले गए, यहाँ पे बस 60 बचे, तो 20 एलीलिक फ्रीक्वेंसी की चेंज आई है। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। ये जो माइक्रो इवोल्यूशन है यही मैक्रो इवोल्यूशन का बेसिस बनाता है। अब एक और पॉइंट आता है जीन पूल का, लेकिन उससे पहले ये वाला जो पॉइंट लिखा है वो पढ़ते हैं। आई होप कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है ये समझ में आया होगा कि माइक्रो इवोल्यूशन सिंपल है, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अलील या जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, अलील या फिर जीन फ्रीक्वेंसी क्या है ये वाला बात हमने की। अब यहाँ पे देखिए कि माइक्रो इवोल्यूशन कॉजेज द जीन पूल ऑफ द क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज टू डाइवर्ज एंड कंट्रीब्यूट टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। माइक्रो इवोल्यूशन क्या करता है, जो जीन पूल होता है क्लोजली रिलेटेड पॉपुलेशन की, या फिर आप कहिए कि जो जीन पूल है पॉपुलेशन का, वो क्या करता है कि स्पीशी के जीन पूल है उसको डाइवर्स करता है, कंट्रीब्यूट करता है एक नई स्पीशीज के फॉर्मेशन में। क्या बात कर रहा है, हम देखिए जीन पूल क्या होता है। जैसे हमने ये बात की अभी कि ये एक पॉपुलेशन है और यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए ये कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है या कोई गांव है, मान लीजिए यहाँ पे इतने लोग रह रहे, इतनी फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे, ठीक, 12 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो 12 फैमिलीज हैं तो इनका हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन से ही अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है। तो हम ले रहे हैं कंसिडरेंस में कि हाइट की बात हम कर रहे हैं कि हाइट के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्किन कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, आई जो हमारी आई कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितनी तरह की जो जीन है ना, और जीन के हम अभी हमने बात की कि जीन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उस वो क्या होते हैं, अलील होते हैं। तो एच हो गया, मान लीजिए इसका एस, बस एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल है ये, ठीक, आई कलर की ये सब। तो जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इन सब का, एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, ठीक, एक पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, और पॉपुलेशन में कौन होगा, सेम स्पीसीज के लोग होंगे, ठीक। तो क्या होगा, जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हर तरह का जीन के लिए, हेयर कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, आई कलर के लिए, तो वो जितना इंफॉर्मेशन होता है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पॉपुलेशन का, उसी को जीन कहा जाता है। जो कंप्लीट सेट होता है इंफॉर्मेशन का उसको जीन पूल कहा जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है जीन पूल का कि द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। जो कंप्लीट सेट है, मतलब आप ये सिंपल समझिए कि जीन, एक पॉपुलेशन में रहने वाले जितने लोग हैं, ठीक, किसी की भी पॉपुलेशन हो उसके बारे में जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके हर एक जीन के बारे में जो जानकारी होती है उसी को जीन पूल कहा जाता है। ओके, तो ये जीन पूल होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या करता है, माइक्रो इवोल्यूशन जो जीन पूल है, अब ये जीन पूल है तो अभी हमने बात की जीन पूल पॉपुलेशन की होगी। एक पॉपुलेशन का जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जीन है, जिनके बारे में जितनी जानकारी, उसको जीन पूल कहा जाता है। तो इसको डाइवर्सिफाई करता है, डाइवर्स कर देता है, और डाइवर्स करने से क्या होता है, एक स्पीशीज़ का निर्माण होता है। और माइक्रो इवोल्यूशन तो यही तो है। और चूंकि एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक स्पीशीज़ लेवल तक की ही बात कर रहे हैं हम, तो ये माइक्रो इवोल्यूशन हुआ। तो वो बात यहीं पे लिखी है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, और ये जीन पूल की डेफिनेशन लिखी है। इसको अलग से मार्क, इसका सेकंड पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है कि द कंप्लीट सेट फॉर ईच जीन the gene pool includes all the different alleles of the gene that exist in the population। और हर एक जीन के लिए उसके हर एक एलील के बारे में जानकारी, हाइट का जीन है तो उसका ये वाला दो एलील होगा, एच और कैपिटल एच स्मॉल एच। तो हर एक जीन के बारे में, अलील के बारे में जानकारी। तो हम ये सिंपल समझ गए कि जीन पूल क्या है, एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी हर एक जीन के बारे में जो पूरा जेनेटिक कंटेंट है उसके बारे में जो भी जानकारी होती है उसे जीन पूल कहा जाता है। और मैक्रो इवोल्यूशन क्या करता है, इसी जो जीन पूल है उसको डाइवर्स करता है और एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बनाने में, एक नई ओरिजिन की स्पीशीज के लिए, एक नई स्पीशीज की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए एक पॉइंट है कि द साइंस दैट डील्स
दैट फोकसेस ऑन इवोल्यूशन विद इन पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जैसा कि चैप्टर का नेम है, उसके बारे में कल अभी हम और पढ़ेंगे। तो जो पॉपुलेशन जो साइंस जो हम या कह सकते हैं या ब्रांच ऑफ साइंस जो इवोल्यूशन पे डील करती है, फोकस करती है किसकी, पॉपुलेशन की, तो उसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है इवोल्यूशनरी थियोरी और मेंडेलियन जेनेटिक्स का। ठीक, अब हम माइक्रो इवोल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए माइक्रो इवोल्यूशन इतना ब्रॉड टॉपिक नहीं है और इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है, बस जीन पूल पता होनी चाहिए, जीन पूल क्या है, एलील और जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पता होना चाहिए। नहीं तो माइक्रो इवोल्यूशन तो हम जानते हैं कि क्या है, कि शॉर्ट पीरियड पे होने वाली एलील या जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब कुछ माइक्रो इवोल्यूशन के एग्जांपल्स जो हैं जो पता होने चाहिए। तो पहला एग्जांपल है साइज ऑफ स्पैरो, होम स्पैरो, सॉरी हाउस स्पैरो। ठीक, तो क्या ये क्या है माइक्रो इवोल्यूशन वाला, कि देखिए हाउस स्पैरो इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ अमेरिका इन 1852। नॉर्थ अमेरिका में 1852 में हाउस स्पैरोज को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे लाया गया था। फिर क्या हुआ कि देयर आफ्टर स्पैरोज हैव इवॉल्व डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद क्या हुआ कि स्पैरोज जो है अलग अलग लोकेशंस पे जाकर अलग अलग उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व कर लिए हैं अपने अंदर, मतलब उन्होंने मॉडिफिकेशन लाया है अपने अंदर। क्या हुआ है कि देखिए स्पैरो पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न रीजन, जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पे लार्ज बॉडी स्पैरो पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन इज साउथ। मतलब साउथ में छोटी स्पैरोज पाई जाती हैं और नॉर्दर्न साइड में लार्ज बॉडीड स्पैरो पाई जाती हैं। और इसका रीज़न क्या है कि डाइवर्जेंस इन पॉपुलेशन इज़ पार्टली रिजल्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कि नॉर्थ साइड में कैसी पाई जा रही हैं, लार्ज बॉडीड पाई जा रही हैं और साउथ में छोटी पाई जा रही हैं। तो इसका रीज़न है नेचुरल सेलेक्शन का, कि वहाँ का नेचर ने उसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया है कि वहाँ पे लार्ज बॉडीड पाई जाएंगी और वहाँ पे साउथ में स्मॉल बॉडीड पाई जाएंगी। क्यों? और ये इसका भी रीज़न देखिए, क्योंकि लार्ज बॉडीड सर्वाइव लोअर टेम्परेचर देन बर्ड्स हैविंग स्मॉल बॉडीज़। जो लार्ज बॉडीड बर्ड्स हैं वो लोअर टेम्परेचर में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी उनके मुकाबले जो कि छोटी साइज़ की बर्ड्स हैं, स्पैरो है उसके अकॉर्डिंग। और कोल्डर वेदर इन नॉर्थ सेलेक्ट फॉर लार्ज बॉडीड बर्ड्स, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में कोल्ड वेदर है इसीलिए वहाँ पे बर्ड्स क्या होती है, लार्ज साइड पाई जाती हैं। और रिजल्ट इसका ये हुआ है कि स्पैरोज इन कोल्ड प्लेसेस आर नाउ जनरली लार्जर देन स्पैरोज इन वार्म एरियाज। अब ऐसा हो गया है, रिजल्ट ये अब ऐसा आता है कि जो कोल्डर प्लेसेस में स्पैरोज होती हैं वो लार्ज बॉडीड होती हैं, मतलब उनका साइज़ बड़ा होता है। वार्म एरियाज़ के अकॉर्डिंग, मतलब वार्म एरियाज़ में स्मॉल साइज़ की स्पैरोज पाई जाती हैं और कोल्डर एरियाज़ में लार्ज साइज़ की स्पैरोज पाई जाती हैं। तो क्या है, ये इवोल्यूशन हुआ है वो भी कम टाइम में ही। ये 1852 की बात है, अगर हम आज भी कंसीडर करें तो आज भी 2023 ही हो रहा है। और जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किस इवॉल्व होने में कोई नई स्पीशीज़। लेकिन यहाँ पे 1852 से इधर ही 2023 की भी अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि 1852 में नॉर्थ अमेरिका में की गई थी इंट्रोड्यूस हाउस स्पैरो, लेकिन तो उस टाइम नॉर्मल साइज़ की थी। अब क्या हुआ कि अब ये रिज़ल्ट आया है हमारे पास कि कोल्डर प्लेसेस में स्पैरोज़ क्या हो गई हैं, लार्ज बॉडीड हो गई हैं और जो वार्म एरियाज़ में है वहाँ पे स्मॉल बॉडीज़ होंगी। तो ये क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है और एक स्पीशीज़ के ही अंदर हुआ है। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ इस हाउस स्पैरो की बात कर रहे हैं तो ये एक पॉपुलेशन हुई, ठीक, हाउस स्पैरो की, और फिर कम टाइम में हुआ, तो ये एक तरह का माइक्रो इवोल्यूशन है। सेकंड है एग्जांपल इवॉल्विंग रेजिस्टेंस। देखिए एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कौन से इवोल्यूशन का है, ठीक। तो सेकंड है इवॉल्विंग रेजिस्टेंस। इवॉल्विंग रेजिस्टेंस क्या मतलब, किसी चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट इवॉल्व कर लेना। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमें देखना है कि यहाँ पे पॉइंट देखिए कि साइंस हैज़ डॉक्यूमेंटेड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। साइंस ने आज तक हमें बहुत सारे ऐसे मिले हैं एग्जाम्पल जो कि इवोल्यूशन को दर्शाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो कैसा रेजिस्टेंस हुआ है, पेस्ट टू पेस्टिसाइड्स, वीड्स टू वीडिसाइड्स, पैथोजेंस टू मेडिसिन। पेस्ट जो है उन्होंने पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इवॉल्व कर लिया है अपने अंदर। जो वीड्स हैं उन्होंने वीडिसाइड्स के अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस इवॉल्व कर लिया है, और जो पैथोजेंस हैं उन्होंने मेडिसिन के अगेंस्ट अपने आप को इवॉल्व कर लिया, मॉडिफाई कर लिया है। तो बताइए ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है ही कि नहीं। जो चीज़ जैसा इनका इन्वायरमेंट था उसके अगेंस्ट इन्होंने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदला। ये सब क्या है, एकदम मतलब
ढीठ, ठीक, पेस्टिसाइड था इनको मारने के लिए, तो इन्होंने सोचा कि अच्छा भाई मारने के लिए मैं खुद को इस तरह से इवॉल्व करूँगा कि अब मैं इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन जाऊँगा। तो ये भी एक तरह का माइक्रो इवोल्यूशन होता है और इसका एग्जाम्पल है ऑल दीज आर केसेस ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, और ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक। इंसेक्ट, इसका एग्जांपल देखिए, इंसेक्ट डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डीडीटी। इंसेक्ट जो है उन्होंने डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इवॉल्व कर लिया है। ये और ये भी बताइए डीडीटी को आए हुए कोई मिलियंस ईयर पुराना तो है नहीं, ये एक नई चीज़ है, लेकिन इंसेक्ट ने इसके अगेंस्ट जल्दी मतलब कम टाइम में ही इवॉल्व कर लिया है, तो एक माइक्रो इवोल्यूशन हुआ। बैक्टीरिया डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियाज हैं कुछ, उन्होंने भी एंटीबायोटिक्स के एजेंट अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। और हमने इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर्ड मॉथ बिस्टर ब्यूटिलेरिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, ये तो 70 सालों में ही हो गया था, ठीक। 1850 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 1920 में हमने जो डिफरेंस था वो पढ़ा था, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसकी, माइक्रो इवोल्यूशन की। अब मैकेनिज्म ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन देखिए कि माइक्रो इवोल्यूशन होता कैसा है। तो देखिए माइक्रो इवोल्यूशन हो या मैक्रो इवोल्यूशन हो, इसके जो फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन है उसमें हम पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी है, सिलेक्शन थ्योरी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कुछ टॉपिक्स हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, जीन म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि किन किन तरीकों से म्यूटेशन होता है, तो जीन म्यूटेशन की वजह से भी माइक्रो इवोल्यूशन होगा। जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, ये नई चीज़ है, तो देखिए जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या होता है। जीन फ्लो occurs when individuals move into or out of a population। कोई एक पॉपुलेशन है, जब यहाँ से कोई जीन जो इंडिविजुअल बाहर जाएगा या फिर बाहर का कोई इंडिविजुअल अंदर जाएगा, तो एक तरह का इंटरचेंज होगा जब जीन्स का, तो उसे जीन फ्लो कहा जाता है या जीन माइग्रेशन कहा जाता है। तो ये दूसरी चीज़ है, दूसरा मैकेनिज्म है कि इस तरीके से माइक्रो इवोल्यूशन होता है। तीसरा रिकॉम्बिनेशन है, नॉन रैंडम मेटिंग है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी म्यूटेशंस आते हैं, इवोल्यूशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन है और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, तो या एक या दो वीडियो के बाद इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। ओके, तो अभी हमने देखा माइक्रो इवोल्यूशन, अब हम देखेंगे मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि माइक्रो इवोल्यूशन में हमने देखा कि जो स्पीशीज़ लेवल तक का जो इवोल्यूशन होता है, या जब किसी पॉपुलेशन में जब इवोल्यूशन होता है, तो हम उसे माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं, या कह सकते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन के अंडर पड़ते हैं। लेकिन जब स्पीशीज़ लेवल से ऊपर के जो लेवल्स है उसमें इवोल्यूशन हो, तो उसे हम मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। अब स्पीशीज़ लेवल के, जैसे आपको बायोलॉजिकल हायरार्की पता होगी कि क्या होता है, किंगडम, फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हम इसको ऐसे देखते हैं ना, इस वे में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो स्पीशीज की होती है ना, स्पीशीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो हम क्या करते हैं कि जो स्पीशीज़ लेवल तक का जो इवोल्यूशन होता है, और चूँकि स्पीशीज़ में हम किसको कंसीडर करते हैं, जो सेम तरह के इंडिविजुअल होते हैं, मतलब पॉपुलेशन को। तो जब स्पीशीज़ लेवल तक का इवोल्यूशन होगा तो माइक्रो, और उसके बाद जब स्पीशीज़ लेवल से ऊपर जब होगा, जीनस में, फैमिली, ऑर्डर, तब क्या कहेंगे हम उसको, मैक्रो इवोल्यूशन। अच्छा, इसको एक और तरीके से ये कहते हैं कि जब स्पीशीज़ लेवल में कोई मॉडिफिकेशन हो, कोई इवोल्यूशन हो, कोई जीनस बन जाए, कोई फैमिली बन जाए, कोई ऑर्डर बन जाए, तो इसे मैक्रो इवोल्यूशन कहा जाता है। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है कि स्पीशीज लेवल से ऊपर तक इवोल्यूशन कैसे होता है ये समझ में आया हो। अब हम आते हैं मैक्रो इवोल्यूशन पे। तो मैक्रो इवोल्यूशन क्या है, मैक्रो इवोल्यूशन एक ब्रॉड लेवल का चेंज है, ठीक। माइक्रो इवोल्यूशन जैसे हमने कहा पॉपुलेशन के अंडर, तो वो स्पीशीज लेवल तक की थी, तो एक छोटा लेवल है और एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाता है। लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन जैसे कि नाम से ही पता है, एक ब्रॉड लेवल का चेंज है और एक बहुत ही ब्रॉड टाइम भी लेता है, और जब ऐसा इवोल्यूशन होगा तो उसे हम मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। मैक्रो इवोल्यूशन को समझने के लिए
एडेप्टिव रेडिएशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से ही मैक्रो इवोल्यूशन होता है। तो देखिए पहले हम ये डेफिनेशन जो लिखी है वो पढ़ेंगे, फिर मैक्रो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है वो समझेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए मैक्रो इवोल्यूशन क्या है। मैक्रो इवोल्यूशन इज अ ब्रॉड बेसिक पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ही है, दोनों मैक्रो या माइक्रो दो तरीके से हो सकते हैं। तो ये ब्रॉड बेसिक पैटर्न है इवोल्यूशन का, अकरिंग अबव स्पीशीज लेवल। और ये कैसे होता है, स्पीशीज लेवल के ऊपर जब होता है इवोल्यूशन, रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू एडेप्टिव टाइप्स। और मैक्रो इवोल्यूशन के रिजल्ट में क्या होता है कि एक नई तरह की एडेप्टिव टाइप वाला स्पीशीज जन्म लेता है या ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन एंड जेनेटिक डाइवर्जेंस। किसकी वजह से, पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन और जेनेटिक डाइवर्जेंस के होने की वजह से एक नए तरह का एडेप्टिव टाइप का स्पीशीज फॉर्म होती है, और उसी को हम कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन अकर्स बाय एडेप्टिव रेडिएशन। मैक्रो इवोल्यूशन कैसे होता है, एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन को समझने के लिए हम डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल देंगे। डार्विन फिंचेस वाली बात हमने पहले भी एक वीडियो में की है, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक। एक सेकेंड बस रुक जाइए। डार्विन हम जानते हैं गालापागोस आइलैंड में, मतलब उन्होंने कई जगह रिसर्च किया। तो जब वो गालापागोस आइलैंड में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा एक डार्विन फिंचेस क्या है, फिंचेस बर्ड है, चिड़िया, ठीक। और डार्विन के नाम पे फिर उसको डार्विन फिंचेस रखा गया। तो डार्विन ने डार्विन फिंचेस में वो देखा एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब उन्होंने क्या देखा कि एक एंसेस्टर स्पीसीज थी, ठीक। ये वाली जो चिड़िया है, मान लीजिए ये क्या है, ये एंसेस्टर है, ठीक। ये मेन है, स्टॉक कहेंगे इसको, स्टॉक एंसेस्टर है, ठीक। और ये सीड ईटिंग थी, सीड ईटर थी, ये बीज खाती थी ये वाली चिड़िया। ये गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस अगर कई सारे आइलैंड है, ठीक ठीक। तो इन सारे आइलैंड को मिलाकर गैलापागोस आइलैंड कह दिया गया है, ठीक। ओहो, एक सेकेंड। क्या हुआ, एक है एंसेस्टर चिड़िया, ठीक। एंसेस्टर चिड़िया है एक, ठीक। ये एंसेस्टर है, मेन है, ये सीड ईटर है, सीड ईटर, ये बीज खाती है, ठीक। तो डार्विन ने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अब बताइए सेम स्पीशीज़ के ही लोग एक जगह रह रहे हैं, ठीक। तो उनमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, कुछ चिड़िया, मतलब यहाँ पे कई सारी थी, ठीक, पॉपुलेशन होगी इनकी एक। तो क्या हुआ कि फिर कुछ टाइम बाद कोई इनमें से कुछ चिड़िया, मान लीजिए 20 चिड़िया जो डार्विन फिंचेस हैं, वो क्या हो गई, एक दूसरी जगह चली गई। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ना कैक्टस था, ठीक। वहाँ पे कैक्टस था, मतलब इतना पास पास नहीं, वो दूर दूर गई थी सब, ठीक। मतलब यहाँ इनका जो होमलैंड था, यहाँ पे रहती थी डार्विन फिंचेस। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि कुछ फिंचेस उड़ के दूसरी जगह चली गई, और वहाँ पे कैक्टस था, मतलब गैलापागोस आइलैंड के अंदर ही, तो दूसरी एरिया में चली गई थोड़ा। तो वहाँ क्या हुआ कि वो, वहाँ पे उनको कैक्टस मिला, तो वो कैक्टस खाने लगी। और फिर कम नंबर में थी, तो क्या हुआ उन्होंने कि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी मिल गई उन लोगों को, क्योंकि चूँकि उनका पॉपुलेशन कम था तो कंपटीशन भी नहीं होता था उनके अंदर, ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज के लिए भीड़-भाड़ भी नहीं थी। तो वो सब क्या हुआ, उन्होंने कुछ टाइम बाद उन्होंने खुद को उसी एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर लिया, ठीक। कि चलो यार यही यही अच्छा है। अब खुद सोचिए वहाँ पे कंपटीशन कम है, तो क्या करेंगी, वो सब सोचेंगी चलो भाई बढ़िया खाने को भी मिल रहा है। तो उन्होंने धीरे-धीरे खुद को कैक्टस ईटिंग, जो उनका रवैया था ऐसा बना लिया, वो कैक्टस खाने लगी, ठीक। कैक्टस खाने के लिए जो मेन इनका ये था ना, ये बीक, ये जो चोंच है इनकी, इसमें चेंज आता है। सीड ईटर की मान लीजिए ऐसी चोंच थी, बीक थी। जब वो कैक्टस खाने लगी तो कैक्टस खाने के लिए उन्होंने अपना बीक है जो मॉडिफाई किया। अब तुरंत तो मॉडिफाई होगा नहीं, ठीक। थोड़े टाइम बाद कैक्टस खाते खाते फिर उन्होंने क्या किया, खुद को मॉडिफाई इस तरीके से कर लिया कि उनका बीक जो बन गया वो कैक्टस खाने लायक बन गया, ठीक।
फिर उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया, उन्होंने उस क्लाइमेट को, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर, ठीक, अडॉप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, अ, फिर ये हुआ कि उन्होंने फिर वहीं रिप्रोडक्शन करेंगी, अपना नंबर बढ़ाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे एक नया फॉर्म बन गया डार्विन फिंचेस का, ठीक। ऐसे ही फिर यहाँ पे जो कुछ फिंचेस थी दूसरी जगह और गई, तो यहाँ पे गई ना तो ये इंसेक्ट खाने लगी, ठीक। इन्होंने जो चिड़िया डार्विन फिंचेस यहाँ दूसरी जगह गई, इसमें से ही मेन वाले से ही, तो वो सब क्या करने लगी, वो खाने लगी इंसेक्ट। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी कंपटीशन कम है भाई, अब सारी तो जाएंगी नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे पहले 20 गई, फिर यहाँ पे 20 गई, तो 1000 के मुकाबले 20 का कंपटीशन कम रहेगा ना। तो वो सब भी आराम से वहाँ पे उन लोग इंसेक्ट खाने लगी, सोचा कि चलो भाई यहाँ पे कंपटीशन कम है। और फिर तो क्या किया उन्होंने, ये जहाँ इंसेक्ट रहते थे उसके क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेट में डिफरेंशियल तो अलग अलग होंगे, ठीक, वेदर में जो था, तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया। ऐसा ही कुछ क्या करने लगी, फिर यहाँ से कुछ उड़ के गई, क्या करने लगी, नेक्टर लेने लगी, फूलों का रस इन लोग यूज करने लगी। तो उसके लिए उन्होंने अपने बीज को मॉडिफाई किया। तो ऐसे ही मेन एंसेस्टर जो है ना यहाँ पे सीड ईटर थी, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, सीड ईटर थी चिड़िया, डार्विन फिंचेस थी। लेकिन उनमें से धीरे धीरे चूंकि कंपटीशन ज़्यादा था, तो कुछ चिड़िया क्या हुई, पहले कैक्टस ईटिंग बन गई, फिर कुछ जाके इंसेक्ट खाने लगी, फिर कुछ नेक्टर वाली हो गई, कुछ लकड़ी पेड़ों पर रहने लगी तो पेड़ों का सीड्स खाती थी। तो इस तरह से क्या कहने का मतलब है कि जो मेन एंसेस्टर था, स्टॉक था, एक मेन चिड़िया थी। मेन चिड़िया मतलब एक ही नहीं थी, एक स्पीशीज थी उनकी, ठीक, एक पॉपुलेशन थी डार्विन फिंचेस की जो सीड खाती थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कुछ कुछ जो चिड़िया है वो दूसरे क्लाइमेट में चली गई। और फिर चूंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, क्लाइमेट सॉरी कंपटीशन कम था, तो उन्होंने क्या किया, उस क्लाइमेट के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट करने का क्या मतलब होता है, किसी क्लाइमेट में, किसी एनवायरनमेंट में खुद को फिट करना, एडजस्ट कर लेना, उसी को अडेप्ट कहते हैं। तो चूंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा थे और कंपटीशन कम था, इसीलिए उन्होंने उस कंडीशन में खुद को अडेप्ट कर लिया, और इस तरह से बहुत टाइम बाद एक नई स्पीशीज़ बन गई, एक नई जाति का निर्माण हुआ, एक पुरानी, एक एंसेस्ट्रल डार्विन फिंचेस से। तो और मेन उनका जो था, क्या था, मेन उनकी बीक थी। बीक में उनका मॉडिफिकेशन होता था, किसी की बीक ऐसी थी, किसी की ऐसी थी, किसी की ऐसी थी, ठीक, किसी की ऐसी थी। तो मेन जो उनका पॉइंट था ना चेंज का, उन्होंने बीक को किया, क्योंकि मेन फीडिंग जो उनका था बीक का ही था। और अलग अलग उन्होंने मॉडिफिकेशन भी खुद को खाने की क्या किया, जो उनका फीडिंग चीज़ था उसी पे किया। किसी ने कैक्टस खाना शुरू किया, किसी ने इंसेक्ट खाना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ का कहने का क्या मतलब है, इसी को एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। एक चीज़, मेन एंसेस्टर से कई सारी चीज़ें डाइवर्स हो गई, नए फॉर्म्स बन गए। और वो फॉर्म्स क्यों बने, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा थी। फिर वहाँ पे जो फॉर्म्स गई, जो चिड़िया गई, उन्होंने खुद को इस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया, और बहुत टाइम बाद एक नई स्पीशीज़ का जन्म हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि एक मेन चीज़ है, यहाँ से अलग अलग फॉर्म्स इवॉल्व हुए, ठीक। ठीक, एक मेन यहाँ पे क्या थी, डार्विन फिंच थी। लेकिन इससे एक नई तरह की डार्विन फिंच बनी, नई बीक वाली, फिर एक नई तरह की, फिर नई तरह की, नई तरह की थी। और फिर क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने उसके अडेप्ट कर लिया, उस नए एनवायरनमेंट को खुद को अडेप्ट किया। तो इसी तरह का जो ये फोनेमिना होता है उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक। अगर आपने एग्जाम्पल ध्यान से सुना है तो अब हम जो उसकी डेफिनेशन लिखी है, थियरी, उसको सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो एडेप्टिव रेडिएशन की आप ध्यान से ये सुनिएगा, डेफिनेशन देखिए और उससे रिलेट कीजिएगा, मैं एक पॉइंट भी बताती रहूँगी। एडेप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जो उसकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज होती है उससे रैपिडली, जल्दी डाइवर्सिफाई होते हैं। अब सब डाइवर्सिफाई होते हैं मतलब पॉइंट आप समझ रहे हैं। यहाँ पे मेन एंसेस्टर सीड ईटर थी, लेकिन जल्दी जल्दी कोई कैक्टस ईटिंग बन गई, कोई नेक्टर ईटिंग बन गई, कोई इंसेक्ट ईटिंग बन गई, कोई उड़ पे रहने वाली बन गई, सॉरी पेड़ों पे रहने वाली बन गई। तो क्या हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ, मेन एंसेस्टर स्पीसी से डाइवर्सिफिकेशन हो रही है ना, ठीक। तो क्या हुआ,
Adaptive radiation is a process in which organisms diversify rapidly from an ancestral species into a multitude of new forms। और क्या किसमें नए नए फॉर्म्स, ठीक, कोई कैक्टस ईटिंग, कोई इंसेक्ट ईटिंग, कोई नेक्टर ईटिंग बन गई। पार्टिकुलरली और क्यों, व्हेन अ चेंज इन द एनवायरनमेंट मेक्स न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल, जब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है, वो नई एनवायरनमेंट में गई और वहाँ पे क्या थे, न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल थे, कंपटीशन कम था, अल्टर्स बेसिक बायोटिक इंटरेक्शंस और ओपन न्यू एनवायरमेंटल नीशेज, और इसकी वजह से वो एक अपना नया एनवायरमेंटल नीश, अपना एक नया अपना घर बना लेती है, वहाँ पे अपना निवास स्थान बना लेती हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, आई होप समझ में आया हो। जब रैपिडली एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से डाइवर्सिफिकेशन हो और फिर नए नए फॉर्म्स बन जाए, और क्यों बन जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके अपने एनवायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट कर लिया, एडेप्टिव फॉर्म अपनाया, तो इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और इसी एडेप्टिव रेडिएशन की चलते होते होते एक बहुत ही लंबे समय बाद मैक्रो इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक। मैक्रो इवोल्यूशन का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है रेप्टाइल से मैमल्स का बनना, ठीक। मैमल्स पता है रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो रेप्टाइल्स कैसे हैं, आज मैमल्स देखिए कैसे हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यही। और भी एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे अभी, लेकिन एक बड़ा एग्जाम्पल है रेप्टाइल से मैमल्स का बनना, क्योंकि ये देखिए भी एक ब्रॉड लेवल का चेंज है। पहली बात तो एक लंबे टाइम के बाद हुआ है, तो मैक्रो इवोल्यूशन ये है। अब फिर से मैक्रो इवोल्यूशन वाला जो डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन आई होप समझ में आया हो, ठीक। तो मैक्रो इवोल्यूशन इज ग्रॉस बेसिक पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ये बात पता है हमें। ऑकरिंग अबव स्पीशीज लेवल, ये भी पता है। रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू एडेप्टिव टाइप्स, नए एडेप्टिव टाइप्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे यार, डार्विन फिंचेस का एग्जांपल आप सोचिए। नए एडेप्टिव फॉर्म्स क्या, उन्होंने कैक्टस ईटिंग बन गई, इंसेक्ट ईटिंग बन गई, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन। पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन हुआ कि नहीं, यहाँ पे सीड ईटिंग पॉपुलेशन रहती है फिंचेस की, लेकिन फ्रेगमेंट होकर कोई इंसेक्ट वाली बन गई, कोई नेक्टर वाली बन गई, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। और जेनेटिक डाइवर्जेंस हुआ कि नहीं, बहुत साल बाद इन दोनों और इसके इसमें क्या होगा, जेनेटिक जो उनका जीन लेवल का जो चीज़ है उसमें फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक। तो ये होता है मैक्रो इवोल्यूशन। अब देखिए एडेप्टिव रेडिएशन is a evolutionary diverging several descendant population by splitting of a single pre-existing population by acquiring spatial adaptation। यही बात दूसरे शब्दों में लिखी है कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, इवोल्यूशनरी डाइवर्जिंग है, जो एक सिंगल प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से अलग अलग डेसिडेंट्स, अलग अलग इसके क्या बोलते हैं हम, वंशज बन जाए, तो उसे हम एडेप्टिव रेडिएशन बनते हैं, और वो स्पेशल एडेप्टेशन एक्वायर कर लेती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इवोल्यूशन इज लॉन्ग टर्म प्रोसेसिव इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे हो रहा है, फिर एक बार ऐसा टाइम आएगा कि एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी ऑफ ओनली वन स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म इन वन डायरेक्शन कॉल्ड एडेप्टिव ट्रेंड। क्या है मैक्रो इवोल्यूशन, एक स्पेसिफिकली एक ही स्ट्रक्चर का एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस होता रहता है। डार्विन फिंचेस में बीक्स में मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन जो हम देखते हैं क्या होता है, एक स्ट्रक्चर में ही इवोल्यूशन होते जा रहा है, लेकिन बाद में एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंस फीचर आ ही जाता है सब में। देखिए पहले उनमें बीक्स में अंतर है, लेकिन बहुत टाइम बाद उनकी जेनेटिक मेकअप में भी चेंज आएगा। और ये जो एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो भी वन डायरेक्शनल, तो उसे एडेप्टिव ट्रेंड कहा जाता है, ठीक। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स, लेकिन हमेशा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फीचर्स आ ही जाते हैं, ठीक। एक ही स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन होता रहता है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, लेकिन बाद में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्या होते हैं, फीचर्स आ ही जाते हैं। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, और जो मैक्रो इवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स है, जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, वो है नेचुरल सिलेक्शन का। अब एक साइंटिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डस्मिथ 1940, उन्होंने क्या कहा है कि मैक्रो म्यूटेशंस और सिस्टमेटिक म्यूटेशंस जो क्या होते हैं, सडन लार्ज साइज म्यूटेशंस अबव स्पीशीज लेवल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर, लीड टू मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक। गोल्डस्मिथ ने ये कहा है कि मैक्रो म्यूटेशंस, जो लार्ज साइज म्यूटेशंस होते हैं, वो भी स्पीशीज लेवल से ऊपर के म्यूटेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, नई जेनेरा, नई फैमिली और ऑर्डर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्रो इवोल्यूशन होता है, ठीक। तो देखिए वहीं पे ये बात लिखी है क्या, कि एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में फ्रैगमेंटेशन होने की वजह से और जेनेटिक डाइवर्जेंस होने की वजह से नई स्पीशीज का निर्माण हो जाता है, और ये मैक्रो इवोल्यूशन होता है, और ये स्पीशीज लेवल से ऊपर होता है, ठीक।
तो ये होगा हमारा मैक्रो इवोल्यूशन। अभी हमने सिर्फ देखा कि मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है मैक्रो इवोल्यूशन का, कैसे होता है। तो जिससे अभी जो हमने थियरी में पढ़ा वही मैं इसका दिया, लेकिन यहाँ से भी पॉइंट देख लेते हैं हम कि मैक्रो इवोल्यूशन ऑकर्स बाय एडेप्टिव रेडिएशन और इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। मैक्रो इवोल्यूशन कैसे होता है, एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से या इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस की वजह से एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज डाइवर्स कर जाती है अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग मैक्रो इवोल्यूशन इकोलॉजिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन और लीनिएजेस इंटर न्यू एडेप्टिव जोन्स। क्या होते हैं मैक्रो इवोल्यूशन के दौरान जो इकोलॉजिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन होता है या लीनिएज मतलब भी जनरेशन होता है वंशज। ठीक। इंटर न्यू एडेप्टिव जोन्स, वो नए एडेप्टिव जोन्स में नई एनवायरमेंटल कंडीशन में एंटर कर जाती हैं टू ऑक्युपाई डाइवर्स हैबिटाट्स। क्या, एक डाइवर्स हैबिटाट को ऑक्युपाई करने के लिए एंड अंडरगो एडेप्टिव ट्रेंड टू इवॉल्व इनटू न्यू एडेप्टिव टाइप्स। और वो एडेप्टिव ट्रेंड को क्या करती है, मतलब एडेप्टिव ट्रेंड क्या है, एक स्ट्रक्चर का इवॉल्व होना। ठीक। जो काफ़ी टाइम बाद एक कॉम्प्लेक्स फीचर में भी डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन पहले क्या होगा, एक स्ट्रक्चर का इवॉल्व होगा, उसको फॉलो करके वो एक नए एडेप्टिव ट्रेंड में एडेप्टिव टाइप अपना लेती है, मतलब उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। दीज न्यू एडेप्टिव जोन, ये जो नया एडेप्टिव जोन है, नया क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, आर वेरी फेवरेबल फॉर न्यू पॉपुलेशन। ये जो नई पॉपुलेशन गई है ना, वो अपने होमलैंड को छोड़कर वहाँ पे, उसके लिए बहुत फेवरेबल होती है ये जो नया नया आशियाना है उसका। क्यों? क्योंकि एज देयर आर डाइवर्स हैबिटाट्स, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्स हैबिटाट है, ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। वहाँ पे कई फूड के कई सोर्स हैं, पहले वो सिर्फ सीड खाती थी, अब बहुत कुछ खा रही हैं। लेसर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लेसर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, इसीलिए इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन कम होगा। देयर बाय रिड्यूसिंग बोथ द इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड प्रोवाइड्स मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज टू बी अवेल्ड, और उनको और सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक। अंडर दीज इनिशियली फेवरेबल कंडीशंस, और ये जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको सब बहुत फन है, मज़ा आ रहा है उनको। द इंडिविजुअल्स ऑफ न्यू पॉपुलेशन स्टार्ट अडेप्टिंग टू न्यू हैबिटाट्स, एक्यूमुलेट म्यूटेशंस एंड न्यू एडेप्टिव मॉडिफिकेशन अकर। और यही जो हो रहा है कि चलो भाई यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, खाने को भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, तो वो पॉपुलेशन जो अपना होमलैंड छोड़कर वहाँ पे गई है, ये तो यही सोचेगी ना, चलो यार यहीं पे बढ़िया है, तो थोड़ा हम भी दिक्कत का सामना करते हैं, खुद को इसी एनवायरनमेंट के हिसाब से हम खुद को ढाल लेते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहीं पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक। यही होता रहता है। फिर कई टाइम बाद उनके अंदर म्यूटेशन भी होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाएंगी और नए एडेप्टिव मॉडिफिकेशन हो जाएंगे उनके अंदर, और इस तरीके से एक नई स्पीशीज़ का निर्माण हो जाएगा, और ऐसे ही होते होते मैक्रो इवोल्यूशन होता है। तो ये मैकेनिज्म है मैक्रो इवोल्यूशन का। अब फीचर्स ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है मैक्रो इवोल्यूशन के। तो मैक्रो इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू मैक्रो म्यूटेशंस। मैक्रो इवोल्यूशन मैक्रो म्यूटेशंस की वजह से होता है, म्यूटेशंस की वजह से इवोल्यूशन होता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब लार्ज लेवल पे बड़े साइज का म्यूटेशन हो तो मैक्रो इवोल्यूशन को जन्म देता है। इट अकर्स इन दोज पॉपुलेशन विच हैव एंटर्ड न्यू एम्पटी हैबिटाट्स। और मैक्रो इवोल्यूशन उस पॉपुलेशन का होता है जो नए हैबिटाट में गई है, जो अपना होमलैंड छोड़ के नए हैबिटाट में गई हैं, उनका मैक्रो इवोल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट, मैक्रो इवोल्यूशन प्रोड्यूसेस पैरेलल एडेप्टेशंस अमंग डाइवर्जेंट ग्रुप्स। मैक्रो इवोल्यूशन पैरेलल एडेप्टेशंस को जन्म देती हैं। पैरेलल एडेप्टेशन या पैरेलल इवोल्यूशन आपने अगर पढ़ा है पिछले ही 2 वीडियोस में ही था, दूसरे वीडियो में ही, तो वो क्या था, उसमें जब 2 स्पीशीज़ साथ-साथ इवॉल्व करती हैं और सिमिलर तरह का ट्रेट लाती हैं, तो वो होता है। तो मैक्रो इवोल्यूशन पैरेलल इवोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, एडेप्टेशन। ठीक। फोर्थ पॉइंट है कि मैक्रो इवोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस और एडेप्टिव रेडिएशन। ये तो हम पढ़े अभी कि मैक्रो इवोल्यूशन किसका रिजल्ट है, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का या फिर एडेप्टिव रेडिएशन का। मैक्रो इवोल्यूशन लीड्स टू स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि मैक्रो इवोल्यूशन लीड्स टू स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड एडेप्टिव ट्रेंड। देखिए क्या होता है ना कि हम कह रहे हैं कि एडेप्टिव ट्रेंड पहले एक स्ट्रक्चर में इवोल्यूशन होगा, लेकिन बाद में पूरा एक कॉम्प्लेक्स फीचर आ ही जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो क्या होगा, वो नया नया एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म गया है उसको अडेप्ट करने के लिए वो अंदर खूब सारे फीचर्स ला देगा। ठीक। अडेप्ट करने के लिए फिर एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जब वो अपने एडेप्टिव पीक पे होगा। मतलब पीक पे होगा का मतलब कहने का मतलब उसके बाद वो खुद के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकता है। तो क्या होगा, फिर वो जो इवोल्यूशन में रह रहा है, सॉरी एनवायरनमेंट में रह रहा है, फिर हो सकता है कोई एनवायरमेंटल चेंज आ जाए। ठीक।
अब उस वो एडेप्ट अपने एडेप्टिव पीक पे पहुंच चुका है, अब वो खुद को नहीं चेंज कर सकता अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो। और इसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, वो खुद को ढाल नहीं पाएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि वो एडेप्टिव पीक पे पहुंच चुका है। तो वो अब स्पीशीज़, वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो यहीं से हम समझते हैं कि किस तरह से कि किसी इवोल्यूशन का किसी ऑर्गेनिज्म का, कोई स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन कैसे होता है। तो इवोल्यूशन नई स्पीशीज़ बनाती भी है और ख़त्म भी करती है, ठीक। तो देखिए ये पॉइंट, यही चीज़ लिखी है, क्योंकि वो अपने अडेप्टिव मैक्रो इवोल्यूशन लीड्स टू स्पेशलाइज्ड adaptation in particular direction called adaptive trend. As a result, individuals become strictly adaptive to a specialized narrow habitat and reach adaptive peak. और चूंकि उसी हैबिटेट में रहने की वजह से वो एक नैरो हैबिटेट रेंज में पहुंच जाते हैं और अपने एडेप्टिव पीक पे पहुंच जाते हैं। दिस कैन लीड टू ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, और इसकी वजह से उस इंडिविजुअल का ओवर स्पेशलाइजेशन होता है, वो उसी एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए ओवर स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एंड the individual finally extinct as the over specialized individuals are unable to modify themselves when the habitat condition change। और चूंकि वो अपने adaptive के पीक पे पहुंच जाते हैं, नए अगर इन्वायरमेंटल चेंज हुए तो वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ, हमने क्या देखा, फीचर्स देखे, हमने मैकेनिज्म देखा, फीचर्स देखा। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ मैक्रो इवोल्यूशन के। एग्जांपल दोनों इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए मैक्रो इवोल्यूशन का एग्जांपल है मॉडर्न हॉर्स इक्वस का इवोल्यूशन, और हमें आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर में फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स भी पढ़नी है, ठीक। तो मॉडर्न हॉर्स इक्वस का इवोल्यूशन है, डार्विन फिंचेस वाला इवोल्यूशन है, तो अभी हमने पढ़ा, और एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स। तो हम देखते हैं अभी इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स इक्वस का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक। इतना डिटेल में नहीं देखेंगे अभी, वो वाला हम देखेंगे बाद में। तो देखिए, इक्वस द मॉडर्न हॉर्स लिव्स इन ग्रासलैंड फीडिंग ऑन ग्रास। वो ग्रास गीजर, मतलब जो मॉडर्न हॉर्स इक्वस है वो ग्रासलैंड में रहता है, और ये कहते हैं अभी हम जो देख रहे हैं वो घास चरता है, ठीक। वो ग्रास ग्रेजर है। लार्ज साइज एंड स्पेशलाइज टू रन फास्ट टू escape द कार्निवोर एनिमीज। और ये जो हॉर्स हैं हम देखते ही हैं कि लार्ज साइज होते हैं और वो स्पेशलाइज होते हैं फास्ट रनिंग के लिए, बहुत तेज दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि क्यों दौड़ते हैं मतलब अगर कोई जंगल में रह रहा है घोड़ा तो क्यों दौड़ेगा, अपने एनिमी से बचने के लिए ही, ठीक। तो क्या होगा, वो एनिमी से बचने के लिए उनके पास ऐसा फीचर आया है कि वो स्पेशलाइज हो गए हैं फास्ट रनिंग के लिए, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। देखिए, इक्वस इवॉल्व फ्रॉम द हायराकोथेरी हायराकोथीरियम हायराकोथीरियम से इक्वस इवॉल्व हुआ है, ठीक। थ्रू मैक्रो इवोल्यूशन के द्वारा, बाय एडेप्टिव डाइवर्जेंस के कारण क्या हुआ था कि हायराकोथेरियम जो जीनस है वॉज ऑफ द साइज ऑफ ए डॉग। जो हायराकोथेरियम है वो एक कुत्ते की तरह ही साइज का था, ठीक। विथ प्लांट ग्रेड फीट, उसके छोटे छोटे पैर थे, शॉर्ट लेग्स थे, एंड अ ब्राउजर टू फीड ऑन सॉफ्ट लीव्स। और वो क्या करता था, वो सॉफ्ट लीव्स खाता था, ठीक। हायराकोथेरियम इवॉल्व बाय स्पेशलाइजिंग ऑन फास्ट रनिंग मैकेनिज्म। और जो फिर हायराकोथेरियम था जो डॉग के लेंथ का ही था, हाइट का ही था, फिर उसने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया बाय फास्ट रनिंग। उसने फास्ट रनिंग करना को स्पेशलाइज करना शुरू किया बाय स्प्रिंगिंग मैकेनिज्म के द्वारा, सो दैट लिम्स बिकेम लार्ज। और क्या हुआ इस चीज़ की वजह से, स्प्रिंगिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो उसके लिम्स हैं, जो पैर हैं, वो क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, ठीक। अनगुलेरिकल विथ हूफ and chewing teeth adapted to grind hard grasses through a series of different ancestral species। तो जो इक्वस है मॉडर्न हॉर्स वो इवॉल्व हुआ है हायराकोथेरियम की से। हायराकोथेरियम जो था वो एक डॉग के साइज का ही था, लेकिन उसने धीरे, और वो जो सॉफ्ट पत्ते हैं, पत्तियां उसी को खाता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, खुद को इवॉल्व करना शुरू किया, उसने स्पेशलाइज मैकेनिज्म अपनाया फास्ट रनिंग के लिए। तो स्प्रिंगिंग मैकेनिज्म अपनाया, धीरे धीरे उसके पैर लंबे हो गए, वो हूफ वगैरह और चीविंग जो टीथ अपना शुरू किया बनाना। और इस तरीके से क्या हुआ, उसके कई सारे एंसेस्ट्रल के पास होते होते आज का जो मॉडर्न हॉर्स इक्वस है वो बना है, ठीक। तो इसको अभी हम जो है हमारा फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको एज ए एग्जाम्पल मैक्रो इवोल्यूशन में देख रहे हैं हम, ठीक। और डार्विन फीचर्स वाली बात हमने की। एडेप्टिव रेडिएशन इन रेप्टाइल्स देखते हैं क्या है। तो ऑल द मॉडर्न डे रेप्टाइल्स have evolved from the
कॉटिलोसॉरस बाय मैक्रो इवोल्यूशन। कॉटिलोसॉरस हम जानते हैं, अगर आप पिछले सेमेस्टर में था रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन, तो उसमें कॉटिलोसॉरिया आता है। तो ठीक जो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं, जो आज रेप्टाइल मौजूद हैं, वो क्या हो कॉटिलोसॉरस से इवॉल्व हुए हैं, वो भी मैक्रो इवोल्यूशन के द्वारा। द इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स हैव ऑकर्ड ऑन 6 मेजर रेडिएटिंग ऑफशूट्स फ्रॉम द एंसेस्ट्रल एनाप्सिड स्टॉक, और वो एनाप्सिड से इवॉल्व हुए हैं। 4 तरह के जो क्लासिफिकेशन उनका होता है फोरामेन के बेसिस पे, तो डायोप्सिदा, सिनेप्सिडा, एनेप्सिडा और पोलेप्सिडा आई थिंक है, तो उससे इवॉल्व हुए। तो ये जो मॉडर्न डे है वो एनेप्सिड से इवॉल्व हुए हैं। ठीक, ऑल द लिविंग एंड फॉसिल ग्रुप्स ऑफ रेप्टाइल्स एग्जिबिट मच डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन। और जो लिविंग फॉसिल हैं हमारे पास, वो हमें क्या बताते हैं, बहुत डाइवर्सिटी बताते हैं अभी कि कितनी डाइवर्सिटी थी रेप्टाइल्स में। ठीक, तो ये था। एंड ये है एक वो एडेप्टिव रेडिएशन समझने के लिए कि एक पॉपुलेशन में मान लीजिए यहाँ पे बस खरगोश रहते हैं और ये बस घास खाते हैं। ठीक, तो इसमें से कुछ घास क्या हुए, दूसरे पॉपुलेशन दूसरे एनवायरनमेंट में चले गए। ठीक, वहाँ पे क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे गए थे तो इनके पास फूड रिसोर्सेज ज़्यादा थे और कंपटीशन कम था। फिर धीरे धीरे इन्होंने खुद को इसी इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया, और बहुत टाइम बाद क्या हुआ, एक नई तरह की स्पीशीज़ का जन्म हुआ। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब पैटर्न्स ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन देखते हैं। तो मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म, फीचर और एग्जांपल हमने देखा। अब देखते हैं पैटर्न क्या है मैक्रो इवोल्यूशन का। पैटर्न ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑल द चेंजेस, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सटेंशन दैट हैपन ओवर अ कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए लीनियर टेक्स्ट और ग्रुप आर कॉल्ड पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान होने वाले जितनी भी चेंजेस हैं, डाइवर्सिफिकेशन है या एक्सटेंशन है, इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं पैटर्न ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन। और ये जो पैटर्न ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन है, इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिस, दूसरा होता है डायरेक्शनल चेंज। ठीक, तीसरा होता है लीनिएज स्प्लिटिंग, चौथा है ग्रेजुअलिज्म एंड साल्टेशन, और पांचवा है एक्सटेंशन। तो क्या होता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पे मान लीजिए एक स्पीशीज थी। ठीक, ये स्पीशीज बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फर्क नहीं है, कुछ इधर ही बनाना चाहिए था। एक स्पीशीज थी, ठीक, ये बहुत लंबे टाइम तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इसके अंदर वो स्पीशिएशन होना शुरू हो गया, नई नई स्पीशीज बनना शुरू हो गई। ठीक, तो जब एक बर्स्ट ऑफ इवोल्यूशन हो गया, मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से उसके अंदर स्पीशीज बनना शुरू हो गई। तो जो बहुत लंबे तक, मतलब यहाँ पे स्पीशीज थी और यहाँ तक नहीं बना, यहाँ से स्पेशिएशन शुरू हुआ, तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेसिस। ठीक, और इस तरह की इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन को के पैटर्न को कहते हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। तो इसका ये देखिए, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को वो कहा जाता है रैपिड इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसका ये देखिए पॉइंट कि मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंजेस आर रैपिड बर्स्ट ऑफ स्पेशिएशन। क्या है, रैपिड बर्स्ट ऑफ स्पेशिएशन है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक कुछ चेंज नहीं आया उसके अंदर, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही थी, अचानक से स्पेशिएशन हो गई। ठीक, रैपिड बर्स्ट हो गया। अल्टरनेटिंग विथ लॉन्ग पीरियड ड्यूरिंग विच द स्पीशीज रिमेन अनचेंज, और ये अल्टरनेट करता रहता है लॉन्ग पीरियड से, मतलब जब स्पीशीज कुछ नहीं अंदर आता है, मतलब यहाँ पे स्पीशीज थी, इतनी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से स्पेशिएशन शुरू हो गई, फिर क्या हुआ, इतनी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से स्पेशिएशन शुरू हो गई। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन पैटर्न होता है उसे हम पंक्चुएटेड इवोल्यूशन कहते हैं, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, द लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल time during which no significant or very limited morphological changes occur, a period of status or period of equilibrium। और ये जो लंबा समय है ना, कि यहाँ पे स्पीशीज थी, इतने समय तक इवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ अचानक से बर्स्ट हो गया, स्पीशिएशन होने लगी, तो इसको पीरियड ऑफ स्टेटिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पीरियड ऑफ स्टेटिस या फिर पीरियड ऑफ इक्विलिब्रिया कहा जाता है। A brief period of active change interrupting the period of equilibrium are called punctuation। और ये जो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक नहीं हो रही है, फिर अचानक से स्पेशिएशन हो जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को पंक्चुएशन कहा जाता है। ठीक, ड्यूरिंग विच कॉन्स्पिशियस और प्रोमिनेंट इवोल्यूशनरी चेंज अकर, और उसी टाइम पे कोई बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी चेंज अकर होता है। ड्यूरिंग दीज इवोल्यूशनरी या ब्रीफ पीरियड ऑफ द लीनिएज या जनरेशन एक्चुअली ब्रांच और स्प्लिट कॉल्ड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, और इसी दौरान ये बन जाती हैं। तो आई होप समझ तो आया होगा, छोटी सी चीज़ थी कि यहाँ पे मान लीजिए कोई स्पीशीज़ है,
बहुत लंबे समय तक इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, अचानक से स्पेसिएशन शुरू हो गई। तो ये जो पीरियड है ये पीरियड ऑफ स्टैटिस है। यहाँ पे जो शुरू हो रहा है पॉइंट स्पेसिएशन का उसे हम कहते हैं पंक्चुएटेड पंक्चुएशंस कहते हैं, और ये जो पूरा फेनोमेनन है इसे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये पहला पैटर्न है हमारा किसका, मैक्रो इवोल्यूशन का। सेकेंड है डायरेक्शनल कैरेक्टर चेंजेस। इसमें क्या है, कैरेक्टर्स इन लीनिएजेस में शो डायरेक्शनल चेंजेस का डायरेक्शनल इवोल्यूशन। जो नई पीढ़ियां बनी है, जो नई जनरेशन्स बनी है, ठीक, उसमें क्या होगा, कोई डायरेक्शनल चेंज नज़र आ सकता है जिसे डायरेक्शनल इवोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्शनल चेंज मतलब अगर मैं कहूँ सिंपली, या डायरेक्शनल सिलेक्शन एक वर्ड आता है, तो किसी एक स्पेशल फिनोटाइप का ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाना उसको हम कहते हैं। तो जो कैरेक्टर जो लीनियर बनी है, नई पीढ़ी बनी है, जनरेशन बनी है, उसमें अंदर डायरेक्शनल चेंज हो सकता है। मतलब एक किसी स्पेसिफिक फिनोटाइप में क्या होगा, ज़्यादा मॉडिफिकेशन आएगा। इसका एग्जांपल देखिए, चेंजेस इन टोज एंड लेग्स ड्यूरिंग हॉर्स इवोल्यूशन। जो हॉर्स इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, जब उसके लेग्स में और टोज में, तो ये हुआ ना, एक ही तरह का जो फिनोटाइप है उसमें चेंज आया। टू इनेबल द एनिमल टू रन फास्ट, जब वो खुद को फास्ट रनिंग के लिए तैयार कर रहा था तो उसकी टोज में और लेग्स में जो चेंजेस आई थी उसी को डायरेक्शनल कैरेक्टर चेंज कहा जाता है। तीसरा इसका पैटर्न है लीनिएज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब हम जानते हैं क्या कहते हैं, बिखरना, ठीक। तो ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज और ऑरिजिन ऑफ हायर टेक्सा लाइक जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर एटसेट्रा इज कॉल्ड लीनिएज स्पीशीज। एक स्मॉल स्पीशीज थी, इससे नए नए जीनस, फैमिली, ऑर्डर बनने को ही हम क्या कहते हैं, लीनिएज स्प्लिटिंग कहते हैं। फोर्थ है ग्रेजुअलिज्म एंड साल्टेशन। ग्रेजुअलिज्म क्या है, इसको अब देखेंगे कहीं कहीं दो ही पैटर्न देखा जाता है कि पैटर्न ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन में पंक्चुएटेड और ग्रेजुअलिज्म समझाया जाएगा। तो ग्रेजुअलिज्म क्या है, ग्रेजुअलिज्म को कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब वो टाइम टाइम पे उस पर इवोल्यूशन होता रहेगा, यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से, ठीक। तो टाइम टाइम पे इवोल्यूशन होता रहता है, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन, तो उसे ग्रेजुअलिज्म कहा जाता है। तो persistent accumulation of small changes within a lineage over millions of years is called phyletic gradualism। जो persistent accumulation है, मतलब हमेशा से चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है, एक्यूमुलेट किया जा रहा है म्यूटेशन को, तो वो आ जाए ग्रेजुअलिज्म के अंदर। Thus the descendant population may be recognized and distinct species। और इसी के बाद क्या होगा, जो descendant population है वो एक नई तरह की, अलग तरह की स्पीशीज के तौर पे जानी जाएगी, उसको कहा जाएगा एनेजेनेसिस, उस फेनोमेनन को। यहाँ पे देखिए पंक्चुएटेड इवोल्यूशन या ग्रेजुअल इवोल्यूशन। तो पंक्चुएटेड को रैपिड कहा जाता है, इसको कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन एट टाइम इंटरवल, हर टाइम इंटरवल के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद इवोल्यूशन होता रहेगा। और पंक्चुएटेड इवोल्यूशन में क्या है, एक स्पीशीज थी लेकिन क्या हुआ, इतना देर तक कुछ नहीं हुआ, अचानक से स्पेसिएशन उसमें शुरू हो गई, बर्स्ट ऑफ इवोल्यूशन हो गया। तो ये जब तक नहीं होती है उसको पीरियड ऑफ स्टेटस कहा जाता है, और यहाँ पे पंक्चुएशन कहा जाता है, ठीक। अब पांचवा इसका पैटर्न है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन मतलब हम जानते हैं जब किसी स्पीशीज, किसी पॉपुलेशन का पूरी तरीके से क्या हो जाए, सफाया, मतलब वो खत्म हो जाए, तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। तो देखिए एक्सटेंशन इज द टोटल डिसअपियरेंस ऑफ अ लीनिएज और डेथ ऑफ ऑल मेंबर ऑफ ए स्पीशीज। एक्सटेंशन क्या है, टोटल डिसअपियरेंस है, पूरी तरह से किसी लीनिएज का या फिर किसी स्पीशीज के पूरे मेंबर्स का, सारे मेंबर्स का डेथ हो जाना ही एक्सटेंशन कहलाता है। ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस continual turnover of species occur and new species arise and one ओल्ड ones get extinct। और इवोल्यूशन की जो कोर्स है, ये जो है चलता आ रहा है, उसमें क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस चलता आ रहा है कि जो ओल्डर स्पीशीज़ है वो ख़त्म होती रहती है और नई स्पीशीज़ का निर्माण होता रहता है। Macroevolution causes lineages become distributed locally and over specialized making them vulnerable to extinction। मैक्रो इवोल्यूशन की वजह से क्या, हमने ये वाला पॉइंट पहले भी अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया कि ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ओवर स्पेशलाइजेशन की वजह से वो अपने अडेप्टिव पीक पे पहुंच जाते हैं, और चेंज नहीं होने की वजह से वो क्या कर पाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखा है, ठीक। ऑल्सो इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑलवेज ड्राइव्स स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। और ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है वो तो चलता ही रहता है, तो उसकी वजह से एक्सटिंक्शन भी उसका भी एक्सटिंक्शन का कारण बनती है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिशन है। अब ये जो एक्सटिंक्शन है ना, दो तरह का है, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन और मास एक्सटिंक्शन। तो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन आप समझ सकते हैं कि रोज़ दुनिया में कोई जानवर, इंसान बढ़ते रहते हैं, ठीक, तो उसी को कहते हैं बैकग्राउंड एक्सटेंशन। तो ये क्या होता है, अकर्स रेगुलरली एट लो और एवरेज लेवल। लेकिन ये क्या होता है, लो और एवरेज लेवल पे होता है, ठीक। एंड आर कॉज बाय नॉर्मल एनवायरमेंटल चेंजेस बाय इमर्जिंग डिजीज और कंपटीशन अमंग
स्पीशीज़ कोई रोग की वजह से या कोई स्पीशीज़ में कंपटीशन की वजह से जब क्या हो, डेथ हो कह सकते हैं, तो उसको या एक्सटिंक्शन हो तो उसको बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन कहा जाता है। और मास एक्सटिंक्शन क्या होते हैं? दीज आर रैपिड एक्सटिंक्शन ऑकरिंग एट मास स्केल। और ये क्या है? रैपिड एक्सटेंशन है जो मास स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे वो पूरी तरह से क्या हो, किसी स्पीशीज का सफाया हो जाए। इसमें एक पॉइंट छूट गया है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें देखिए कि दीज आर रैपिड एक्सटेंशन ऑकरिंग एट मास स्केल एंड लीनिएज हैज कैटास्ट्रोफिक एपिसोड्स दैट वाइप आउट ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज एंड लीनिएजेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो क्या करेंगी, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़े ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी। 5 सच मास एक्सटिंक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अर्थ हिस्ट्री टिल नाउ, और आज तक 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन जो है वो देखे गए हैं। ठीक, तो ये जो एक्सटिंक्शन है इसको भी पढ़ना है हमें, आई थिंक फोर्थ वाला यूनिट है उसमें। तो ये जो है देखेंगे आप, एक चीज़ मैंने एक बार और भी बोली थी कि ये जो 4 यूनिट है पहले के ना फर्स्ट पेपर के, वो इवोल्यूशन के बारे में, तो टॉपिक्स को अलग अलग दिया गया है। तो सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि इवोल्यूशन वाला टॉपिक ही है। तो इस तरीके से एक टॉपिक को दूसरे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, तीसरे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो यही हो सकता है कि एक वाला टॉपिक हम बाद में डिटेल में पढ़ें, अभी थोड़ा सा पढ़ लें। तो यही क्या है कि जब चारों चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इवोल्यूशन वाला, उसके बाद तो डेवलपमेंट वाला है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब फिर से आप रिवाइज करेंगे एक बार ना, तो सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा मैक्रो इवोल्यूशन का टॉपिक था ये ख़त्म हुआ। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में देख लीजिएगा कि पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, सॉरी मैक्रो इवोल्यूशन में क्या है, 5 तरह की चीज़ें हैं। पंक्चुएटर इक्विलिब्रियम है, डायरेक्शनल चेंज है, लीनियर स्प्लिटिंग है, ग्रेजुअलिज्म है और एक्सटेंशन है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।